वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तारीख का सबक नंबर 2, यूरोप और भारत। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप के जो है जैसे जैसे यूरोप तरक्की करता गया, उसके असरात हमारे भारत पे बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सबक नंबर 2। सबसे पहले हम देखेंगे निशातुस्सानिया का दौर। यूरोप की तारीख में अहद वस्ता के आखिरी मरहले यानी 13वीं सदी से 16वीं सदी में अहियाम उलूम, मजहबी इस्लाह की तहरीक और जुग्राफियाई दरियाफ्तों जैसे वाक़यात की वजह से जदीद दौर की बुनियाद पड़ी। इसी पर इस दौर को निशातुस्सानिया का दौर कहते हैं। अब देखो बच्चों, निशातुस्सानिया के दौर में जो है यूरोप में बहुत सारी जो है तब्दीलियाँ हुई है, और उन तब्दीलियों में जो अहम तब्दीलियाँ थी वो थी मजहबी इस्लाह, अहियाम उलूम और जुग्राफियाई दरियाफ्तें। उसके अलावा और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आई है, जैसा कि फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, फ़लसफ़ा वगैरह के शोबों में यूनानी और रूमी रवायतों ने दोबारा ज़िंदगी भर दी, और इसकी वजह से यहाँ पर जो है हमार जो है तरक्की को तहरीक मिली। और इसी दौर में यानी निशातुस्सानिया के दौर में इंसान दोस्ती को भी फ़रोग़ हासिल हुआ। इंसान का दूसरे इंसानों के तई ज़ाविया नज़र तब्दील हुआ। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा जो है जो अहम जो हमारा मुद्दा है वह है मजहबी इस्लाह की तहरीक। अक़ल की बुनियाद पर आज़ादाना तौर पर गौर व फ़िक्र करने वाले मुफ़क्किरीन ने रोमन कैथोलिक चर्च के कदीम मजहबी तस्वुरात की शदीद मुखालिफत। बच्चों, पहले क्या होता था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो पेशवा हुआ करते थे, जो ईसाई मजहबी पेशवा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया कि अवाम की ला इल्मी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि पहले अवाम को इतना इल्म नहीं होता था। तो उनकी ला इल्मी का फ़ायदा उठाकर उन पे बहुत सारी रसूमात का बोझ डाल दिया, और वो अवाम से जो है मज़हब के नाम पर अवाम को लूटा करते थे। तो इसके ख़िलाफ़ जो है एक तहरीक चलाई गई पूरे यूरोप में। इसके ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू हुई उसे मजहबी इस्लाह की तहरीक कहते हैं, और इस तहरीक के नतीजे में मज़हब में इंसानी आज़ादी और अक़लियत पसंदी को अहमियत हासिल हुई। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा एक और अहम जो हिस्सा है वो है जुग्राफियाई दरियाफ्तें। अब जुग्राफियाई दरियाफ्तों में क्या होता है, 1400 सन ईस्वी 1453 में उस्मानी तुर्कों ने बाज़ नतीनी हुकूमत का दारुल खिलाफा कुस्तुनतुनिया, जो इस वक्त इस्तांबुल कहलाता है, उसे उन्होंने फ़तेह कर लिया। इस शहर से एशिया और यूरोप को मिलाने वाला खुश्की का तिजारती रास्ता गुजरता था, यानी यूरोप और एशिया को जो है मिलाने वाला खुश्की का रास्ता यानी ज़मीन से गुज़रने वाला रास्ता जो है वो कुस्तुनतुनिया से होकर गुज़रता था। अब तुर्कों ने इसे फ़तेह कर लिया था, तो तुर्कों ने क्या किया, इस रास्ते को बंद कर दिया। तो अब यूरोप परेशान हो गया। अब यूरोप के ममालिक के लिए एशिया की तरफ जाने के लिए नए रास्ते तलाश करना ज़रूरी हो गया था, और इसी से जुग्राफियाई दरियाफ्तों का एक नया सिलसिला या नया दौर शुरू हुआ। अब देखिए यूरोप में फ़िक्री इनकलाब। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि निशातुस्सानिया के दौर में यूरोप में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर हुई है, और इसी तब्दीलियों की वजह से जो है यूरोप जो है अहद वस्ता से जो है जदीद दौर की तरफ बढ़ने लगा। इसी ज़माने में यूरोप में फ़िक्री इनकलाब आया। समाज कदीम जहालत और तोहम परस्ती के दायरे से बाहर निकलने लगा। मुरवजा रस्म व रिवाज, रिवायात और वक़ूफ़ पज़ीर वाक़यात को तनकीदी नज़र से देखने लगे, यानी लोग अब पुरानी रसूमात को जो है पुराने वाक़यात को
अब वो एकदम मतलब उस पर अच्छी नज़र से उसको देखने लगे। इन सारी तब्दीलियों को फ़िक्री इनकलाब कहा जाता है। इस फ़िक्री इनकलाब से यूरोप में साइंस के शोबे में तहकीकी अमल को फ़रोग़ हासिल हुआ। अब आगे देखिए, साइंसी शोबे में इनकलाब। यूरोप में साइंसी शोबे में किस तरह से इनकलाब बर्पा हुआ। जदीद दौर के इब्तिदाई मरहले में यूरोप में कई सियासी तब्दीलियाँ हुई। 18वीं और 19वीं सदी में रूनुमा होने वाले कई इनकलाबी वाक़यात की वजह से इस दौर को अहद इनकलाब यानी इनकलाब का दौर का नाम से याद किया जाता है। इस दौर में इंग्लैंड में पार्लिमानी जमहूरियत की नशोनुमा हुई और काबीनी तरीके की नोयत में तब्दीली हुई। अब आ जाइए बच्चों, अमेरिका के जंगे आज़ादी। यूरोप में होने वाली इनकलाबी तब्दीलियों के पस मंज़र में अमेरिका की जंगे आज़ादी पर भी गौर करना अहम है। बर्रे आज़म अमेरिका की दरियाफ्त के बाद यूरोपी ममालिक उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। साम्राज्य यूरोप ममालिक ने बर्रे आज़म अमेरिका के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर कब्ज़ा करके अपनी नौ आबादियत कायम की। इंग्लिस्तान ने शुमाली अमेरिका के मशरक़ी साहली इलाके में 13 नौ आबादियात कायम की। इब्तिदा में इंग्लिस्तान को 9 आबादियात पर बराए नाम बालादस्ती हासिल थी, लेकिन आगे चलकर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट ने अमरीकी 9 आबादियात पर कड़ी बंदिशें और टैक्स आयद करना शुरू कर दिया। अमरीकी 9 आबादियात की आज़ादी पसंद अवाम ने इसके खिलाफ जो है बहुत तहरीकें चलाई और अपनी आज़ादी हासिल की। अब थोड़ा सा इनकलाबी फ़्रांस के बारे में भी हम जान लेते हैं। ईस्वी सन 1789 में फ़्रांस के बाशिंदों ने वहाँ के मुतल्लिकुल अन्नान बादशाहत और जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ बगावत कर और अवामी जमहूरियत की बुनियाद डाली। इस वाक़ये को इनकलाब फ़्रांस के नाम से याद किया जाता है। इनकलाब फ़्रांस ने दुनिया को आज़ादी, मसावात, उख़्वत जैसे इक़्तिदार का तोहफ़ा दिया। दुनिया की तारीख़ के सियासी इनकलाब में अमेरिका की जंग आज़ादी और फ़्रांस की सियासी इनकलाब को गैर मामूली अहमियत हासिल है। यानी इन दोनों वाक़यात को तारीख़ में जो है बहुत अहम मुकाम हासिल है। अब सरमायादारी का आगाज़ किस तरह से शुरू हुआ। जब नई बहरी रास्ते यानी समंदरी रास्ते जब दरियाफ्त हुए, उन्हें तलाश किया गया, तो उसके बाद यूरोप और एशिया के मुल्कों के दरमियान तिजारत के नए दौर का आगाज़ हुआ। बहरी रास्ते से मशरक़ी ममालिक से तिजारत करने के लिए कई ताजिर आ गया। यानी बहुत सारे ताजिर ऐसे थे जो यूरोप और एशिया के बीच में तिजारत के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन एक ताजिर के लिए जहाज़ से माल दूसरे मुल्क भेजना मुमकिन नहीं था। इस वजह से कई ताजिरों ने मिलकर तिजारत शुरू की। इससे बड़े सरमाए वाली तिजारती कंपनियां वजूद में आईं। मशरक़ी मुल्कों से की जाने वाली तिजारत नफ़ा बख्श थी। इस तिजारत से मुल्क की माशी खुशहाली में इजाफ़ा होने लगा। इस बिना पर यूरोप के हुक्मरानी तिजारती कंपनियों को फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारती सहूलत देने लगे। अब बच्चों देखो, 9 आबादियात किसे कहते हैं। 9 आबादियात यानी क्या? किसी एक मुल्क के कुछ लोगों का दूसरे ज़मीनी इलाके के किसी हिस्से पर बस्ती बसाना 9 आबादियात कायम करना कहलाता है। यानी किसी एक मुल्क के लोगों के ज़रिए किसी दूसरे के ज़मीन पे जाकर, किसी दूसरे मुल्क की ज़मीन पे जाकर वहाँ पर बस्ती बसाना 9 आबादियात कहलाता है। माशी और फ़ौजी नुक्ते नज़र से ताकतवर मुल्क का अपनी ताकत के बल पर किसी ज़मीनी इलाके पर कब्ज़ा करना और उस जगह अपनी बस्ती बसाना 9 आबादियात कहलाता है। साम्राज्य
अब साम्राज्यत किसे कहते हैं? तरक्की याफ्ता मुल्क के गैर तरक्की याफ्ता मुल्क पर अपना तसल्लुस कायम करने और कई नौ आबादियाँ कायम करने को साम्राज्यत कहते हैं। बर्र-ए-आज़म एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक यूरोपीय मुल्कों की इसी साम्राज्यिक ख्वाहिशात की भेंट चढ़ गए। अब आते हैं भारत। भारत यानी बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में साम्राज्यत, यानी किस तरह से बरतानिया या अंग्रेज़ों ने हमारे देश में जो है ज़बरदस्ती जो है अपनी साम्राज्यत कायम की। भारत में तिजारती इजारादारी हासिल करने के लिए यूरोपीय हुकूमत में सख्त मुकाबला आरई हुई। 1600 में अंग्रेज़ों ने भारत से तिजारत करने के लिए बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। इस कंपनी ने शहंशाह जहांगीर से इजाज़तनामा हासिल करके सूरत में अपनी तिजारती कोठी कायम की। इस कंपनी की तौसत से भारत से इंग्लिस्तान की तिजारत होती थी। आप बंगाल में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार की बुनियाद, इस तरह से जो है बंगाल में जो है भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का इक़्तिदार अमल में आया। बंगाल भारत का इंतहाई खुशहाल सूबा था। ईस्वी सन 1856 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान मुग़ल बादशाह की जानिब से सूबे बंगाल में हासिल तिजारती मुराआत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। अंग्रेज़ों ने नवाब की इजाज़त के बगैर कोलकाता में अपनी तिजारती कोठियों के गिर्द फसीलें बना डाली। इस वजह से सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों पर हमला करके कोलकाता की कोठियों पर कब्ज़ा कर लिया। इस वाक़ये के सबब अंग्रेज़ों में बेचैनी पैदा हो गई। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सिपह सालार मीर जाफ़र को नवाब की गद्दी का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। फिर 1757 में पलासी के मुकाम पर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ी फ़ौज में जंग हुई, लेकिन नवाब की फ़ौज का जो हिस्सा मीर जाफ़र की क़यादत में था उसने जंग आज़ादी में शिरकत ही नहीं की, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में जो है बुनियाद पड़ गई। अब आते हैं अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान की जंग। अंग्रेज़ों और मैसूर में जंग। मैडम, मैसूर के रियासत हैदर अली ने हमला करके उस रियासत का कारोबार अपने कब्ज़े में कर लिया। हैदर अली के इंतकाल के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान मैसूर के तख्त पर बैठे। उन्होंने अंग्रेज़ों की जो है भरपूर मुखालिफत की और मैसूर में जो है फिर विशाखापट्टनम पे जो है अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान में सख्त जंग हुई। इसमें भी जो है टीपू सुल्तान के एक सिपह सालार ने जो है टीपू सुल्तान से गद्दारी की और टीपू सुल्तान को फिर यहाँ पे शिकस्त हासिल हुई। उसके बाद सिंध पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा। भारत में अपनी हुकूमत को महफूज करने के लिए अंग्रेज़ी शुमाली मगरबी सरहद की जानिब मुतवज्जा हुए। उन्हें खतरा था कि रूस कहीं अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत पे हमला न कर दे, इसलिए अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान पे अपना तसल्लुत कायम करने का फ़ैसला किया। अफ़गानिस्तान जाने वाले रास्ता सिंध से होकर गुज़रता था, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, सिंध पर भी जो है अपना कब्ज़ा कर लिया। अब इस सबक का जो है आखिरी हिस्सा, सिख हुकूमत का खात्मा, यानी हिंदुस्तान में सिख हुकूमत का खात्मा किस तरह हुआ। 19वीं सदी के आगाज़ में सूबा पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी। रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद उनका नाबालिग बेटा दिलीप सिंह तख्त नशीन हुआ। इसकी जानिब से उसकी मां रानी जंदन हुकूमत का कारोबार संभालने लगी, लेकिन सरदारों पर अपनी गिरफ्त कायम न रख सकी। इस मौके का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने चंद सिख सरदारों को वर्गलाया। सिखों में यह गलतफहमी पैदा हो गई कि अंग्रेज़ पंजाब पर हमला करने वाले हैं, इसलिए सिखों ने खुद ही अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया। सिखों और अंग्रेज़ों की इस पहली जंग में सिखों को शिकस्त हुई। इस तरह से जो है उनका भी खात्मा हो गया।
تو بچوں یہ تھا ہمارا تاریخ کا سبق نمبر 2 یورپ اور بھارت۔ تو بچوں یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اس سبق کے سوال و جواب حل کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔